नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अकाउंटिंग और पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का ये क्वेरी था कि अकाउंटिंग और पार्टनरशिप शुरू करने में हम लोग लेट हो रहे हैं। हाँ, हो भी रहे हैं, लेकिन बेहतर शुरुआत करेंगे, ये भरोसा मैं दिलाता हूँ। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग ऐसा कंटेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बना लेते हैं हम लोग और अकाउंटिंग का नॉलेज हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमें खास करके पार्टनरशिप जैसे टॉपिक का जब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पढ़ते हैं तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को पूरा तरजीह देना चाहिए, पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को भी फॉलो करता है। तो हमें बारीकी समझनी चाहिए पार्टनरशिप की। और दूसरी बात कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रोग्राम्स हों, सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोग्राम्स हों, उसमें अकाउंटिंग में काफ़ी क्वेश्चंस, खास करके बिहार बोर्ड और सीबीएसई में तो मोर और लेस 60 मार्क्स के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अकाउंटिंग में आते हैं। अतः एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के लिए भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच को समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते जब तक आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को प्रॉपरली नहीं देखेंगे। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। अभी 2 लेक्चर जो पार्टनरशिप का मैं रखूँगा वो आम आदमियों के लिए भी, जो छात्र नहीं है कॉमर्स के या अकाउंटिंग से उनका कोई बहुत जुड़ाव नहीं है, उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि आम आदमी को भी पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानने की जिज्ञासा होती है और जानना भी चाहिए। पार्टनरशिप के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये टारगेट कर लेना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो ओवरऑल कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है साझेदारी की, उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला, पार्टनरशिप प्री या फाइनलाइजेशन, जो अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से लिखते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, फाइनलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप। इस कड़ी में हम लोग पार्टनरशिप के कई सारे टर्म को पढ़ेंगे, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे हम इसकी, जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ओवरऑल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप्स। खास करके सेक्शन 1 से सेक्शन 13-14 तक के जितने भी कंटेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं, वर्चुअली 1872 के प्रोविजंस कह सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1872 के प्रोविजंस, जिसको कंटिन्यू किया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसके प्रोविजंस को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा भी कई सारी चीजें फाइनलाइजेशन में पढ़ेंगे। जब इस टॉपिक पर आएंगे तो हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट मैटर होगा जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग वर्सटाइल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप के अकाउंटिंग को देखेंगे। कई तरह की बातें आएगी इसमें पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। काफी महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कई सारे चैप्टर्स के रूप में हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे। और इसको पूरा करने के बाद जो अंतिम सब्जेक्ट मैटर, अंतिम कंटेंट होगा पार्टनरशिप का, वो साझेदारी का समापन कैसे होता है, किसी साझेदारी व्यवसाय को बंद कैसे किया जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस पर चर्चा करेंगे हम। यही 3 मुख्य अध्ययन के विषय सामग्री हमारे पार्टनरशिप के संबंध में होंगे। अभी फिलहाल हम फाइनलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम मूल रूप से 5 विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम थोड़े हिस्टोरिकल एविडेंस को भी तलाशेंगे। हिस्टोरिकली जब सोल ट्रेड अपने
क्लाइमेक्स पर था, काफ़ी विस्तार हो चुका था। वैसे तो अब आज तक भी सोल ट्रेड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जनोपयोगी है और बहुतायात में है, खास करके भारत जैसी अर्थव्यवस्था में तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का ये कारण है सोल ट्रेड। लेकिन सोल ट्रेड जब हाइट पर आया तो व्यवसायियों के द्वारा यह महसूस किया गया कि यदि हम लोग ज्वाइंट एफर्ट से कोई कारोबार करें तो लैक ऑफ कैपिटल खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ स्किल खत्म हो जाएगा और एक समेकित, इंटीग्रेटेड और बिग स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को फॉर्म किया जा सकता है। ऐसा महसूस किया गया व्यापारियों के द्वारा और इस तरह कुछ व्यवसायी आपस में मिलकर व्यापार करने लगे। वहां से साझेदारी शब्द की उत्पत्ति हुई। खैर, उस विषय को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते। अब लौट कर चले आइए कि 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रयास ये था कि भारत में व्यवसाय को विकसित किया जाए, लोगों की रुचि व्यवसाय की ओर बढ़े, लोग इंटरेस्ट लें व्यवसाय करने में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया, जिसके चौथे भाग में, इस सेक्शन का 4 भाग है, जिसके चौथे भाग में सेक्शन 239 टू 266, सेक्शन 239 से 266 तक में पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस रखे गए थे। तो सबसे पुराना पार्टनरशिप का व्यवस्थित एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1872 है। बाद में आकर महसूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही कि ये साझेदारी व्यवसाय जिस तरह से बढ़ रही है और उसमें नई नई समस्याएं सामने आ रही है, उसको हल करने के लिए पर्याप्त प्रोविजंस नहीं है, जो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाले गए थे। तो 1932 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप के प्रोविजंस को अलग करके अलग से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्म किया गया, जिसमें से बाद में इंडियन वर्ड को खत्म किया गया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पहला टर्म आया, सेक्शन 2 में हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रियम्बल्स वगैरह है शुरू में, लेकिन दूसरे में डेफिनेशन है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंतर्गत यह कहा गया है एक्ट में कि जब कुछ व्यक्ति व्यवसाय के संचालन से अर्जित लाभ को आपस में बांटने के लिए संगठित होते हैं, जिसका संचालन सबों के द्वारा किया जाता है या सबों के प्रतिनिधि के रूप में किसी के द्वारा किया जाता है, तो वो साझेदारी है। तो पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन नो डाउट उचित है, एक्ट में है, लेकिन हम जब एसेस करते हैं इसको तो ऐसा महसूस होता है कि इस तरह के संगठन तो और भी हैं, ज्वाइंट वेंचर या फिर कुछ हद तक हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस के अप्रोच को भी कह सकते हैं कि इस तरह का अप्रोच होता है, या फिर को ओनरशिप, इस तरह से कोई बिजनेस किया जाए तो उसके भी यदि डिफाइन किया जाए तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिए गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये डेफिनेशन को एसेस करने की जरूरत हुई कि हम किसी पार्टनरशिप फर्म को इस डेफिनेशन से जज कर सकते हैं क्या। इसमें कुछ बातें सामने आई और बाद में आकर सेक्शन 6 में पार्टनरशिप के ट्रू टेस्ट को हम लोग आंकने का प्रयास करते हैं, साझेदारी का ट्रू टेस्ट, कि आखिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ओनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप ही है, इस बात को कैसे समझें। तो इसके संबंध में स्वाभाविक है कि लाभों का बंटवारा होना चाहिए, ये बातें, जनरल बातें जो है वो तो एक्ट के अंतर्गत ही है, डेफिनेशन के अंतर्गत ही है। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण है जिससे हम लोग किसी संस्था को साझेदारी व्यवसाय के रूप में ट्रू टेस्ट कर सकते हैं। पहली बात कि जब किसी दूसरे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी मुकदमे में या किसी वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप के रूप में एलिगेट किया गया हो, नॉमिनेट किया गया हो, और उस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया, इसका खंडन नहीं किया गया, अर्थात उसने स्वीकार कर लिया कि वो एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी लीगल एक्टिविटीज के दौरान
स्वयं को पार्टनरशिप के रूप में अनाउंस किया गया, प्रेजेंट किया गया, तो फिर वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रू टेस्ट के अंतर्गत और भी टेस्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इससे बढ़ के चले आते हैं कि पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, कैसे निर्णय होता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे अपनाए जाते हैं। तो देखिए वर्चुअली 3 तरह से हम लोग निर्णय लेते हैं। जब एक समूह हो तो निर्णय 3 ही प्रकार से हो सकता है, या तो सबकी सम्मति से, सर्वसम्मति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल कोई निर्णय लिया जाए, या फिर जब मतैक्य नहीं हो तो बहुमत से निर्णय लिया जाए, या फिर उसमें से प्रत्येक को निर्णय लेने का अधिकार हो। यही 3 तरीके हो सकते हैं एक समूह के द्वारा निर्णय लिए जाने के। पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस तीनों तरीकों को अपनाया जाता है निर्णय के लिए। साझेदारी व्यवसाय के मौलिक स्वरूप से संबंधित यदि कोई निर्णय हो, स्ट्रक्चरल डिसीजंस, अर्थात ऐसे डिसीजन जिससे साझेदारी व्यवसाय के प्रारूप में कोई परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसे निर्णय के लिए साझेदारी संगठन सर्वसम्मति से ही निर्णय कर सकती है। पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर्स हैव वीटो राइट, सभी अधिकृत हैं और सब जब सहमति देंगे तभी कोई स्ट्रक्चरल, कोई बेसिक चेंजेस हो सकता है पार्टनरशिप में, ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकता है पार्टनरशिप के संबंध में। फिर ऑपरेशनल डिसीजन है, व्यवसाय चल रहा है, संचालित किया जा रहा है, कुछ खरीद या कुछ बिक्री या कुछ ऑर्डर से संबंधित डिसीजंस हैं, तो ऐसे डिसीजन में विद द कंसेंट ऑफ ऑल के फॉर्मूले को नहीं रखा गया। यहाँ रखा गया कि मेजोरिटी वोट से जो डिसीजन लिया जाएगा, बहुमत से जो निर्णय लिया जाएगा, वही निर्णय संचालन संबंधी निर्णय के रूप में मान्य होगा। और तीसरा निर्णय लेने का प्रक्रिया कि यदि कोई इमरजेंसी डिसीजन हो, कोई अचानक से निर्णय लेने की स्थिति बन जाए, तो किसी भी साझेदार को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार है, बशर्ते कि इंडिविजुअल डिसीजन जो लिया गया हो साझेदार के द्वारा वह व्यवसाय के हित को ध्यान में रखकर लिया गया हो। तो ये डिसीजन मेकिंग के 3 प्रोसेस हैं। हम लोगों ने 2 बातों पर अभी चर्चा की है, थोड़ी सी चर्चा मीनिंग पर की है, थोड़ा डेफिनेशन पर, थोड़ा सा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को भी समझा है, और पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी समझा है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 2 तरह से डिस्कस किया गया है। साझेदारी को हम लोग 2 भागों में डिस्कस किए हैं, एक पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का तात्पर्य यह है, मैं इसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे ये समझाया जा सके, मैं एक्ट को डायरेक्ट यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो पार्टनरशिप एट विल का तात्पर्य ऐसे साझेदारी संगठन से है जो अपने निर्माण में, अपने फॉर्मेशन में अपने लाइफ स्पान को डिक्लेयर नहीं किया है, अपने जीवन विस्तार को स्पष्ट नहीं किया कि वो कितने वर्षों के लिए स्थापित हो रही है, कितने वर्षों तक चलेगी, इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं है। और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये साझेदारी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो ऐसे फर्म को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टनरशिप एट विल कहेंगे हम लोग। एक और बात कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने लाइफ को डिक्लेयर भी कर चुकी है और वो डिक्लेयर्ड लाइफ उसका समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी फर्म चल रही है, तो जिस डेट में उसका वो डिक्लेयर्ड लाइफ खत्म हो गया उसके बाद से उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाएगा। दूसरा स्वरूप है पार्टनरशिप का पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये इसके नाम से भी स्पष्ट है कि जब कोई साझेदारी किसी निश्चित अवधि के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित होती है तो निश्चित रूप से उसे हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को 2 रूपों में, 2 प्रकार से हम लोग स्पष्ट करते हैं, एक पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स की। पार्टनर्स स्वाभाविक है कि फर्म के फॉर्मेशन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है पार्टनर्स के बिना, क्योंकि ये कुछ व्यक्तियों का ज्वाइंट एफर्ट से, ज्वाइंट कोलैबोरेशन से, ज्वाइंट एग्रीमेंट से, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म हुआ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फर्म या पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो पार्टनर्स जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको कई टाइप्स में बांटा गया है।
कई सारे ऑथर अलग अलग टाइप्स लिखते हैं, वो अपनी सुविधा और व्याख्या के मुताबिक। हम लोग यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ पार्टनर पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे एक्टिव पार्टनर पर। एक्टिव पार्टनर स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा साझेदार है जो व्यवसाय के संचालन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, वो इंटरेस्ट लेता है, वो व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं को निर्बाध संचालित करने में अपनी भूमिका, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो एक्टिव पार्टनर है। स्वाभाविक रूप से इससे उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स राइट आदि प्रभावित नहीं होते हैं। वो जो सामान्य साझेदार के जो अधिकार कर्तव्य सारे हैं वो तो है ही, उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी सौंपा जाता है अन्य साझेदारों के द्वारा। ये एक्टिव पार्टनर है। फिर हम लोग बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर से पहले स्लीपिंग पार्टनर की चर्चा करनी चाहिए। तो स्लीपिंग पार्टनर की, साझेदार का यह रूप ऐसा है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट तो करते हैं फर्म में, उन्हें सारे अधिकार और उनके सारे कर्तव्य भी हैं, लेकिन वो व्यवसाय की प्रक्रिया में बहुत अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर नहीं है। वो नॉमिनेट कर रखे हैं किसी और को व्यवसाय के संचालन के लिए, तो ऐसे पार्टनर उनके बाकी सारे अधिकार, बाकी सारे कर्तव्य वैसे ही हैं, और वो जब चाहें तब फिर पुनः अपने को एक्टिव अनाउंस कर सकते हैं या एक्टिव बन सकते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर जब तक वो ऐसा नहीं करते, जब तक संचालन में वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, अपने कंट्रीब्यूशंस नहीं करते, तो तब तक हम उसे स्लीपिंग पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र साझेदार। नाम से भी स्पष्ट है कि ऐसा कोई साझेदार व्यवसाय में मौलिक रूप से कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं रखता, न ही उनका कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, न उनके अदर्स राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। हाँ, एक कुछ विशेष दशाओं में उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज निर्धारित किए गए हैं एक्ट में, लेकिन सामान्यतः उनके कोई अधिकार और कोई कर्तव्य नहीं है। ये एक सहयोग की बात हुई कि कोई बड़े गुडविल वाले व्यक्ति किसी को अपने गुडविल का बेनिफिट देना चाहते हैं, तो वो उन्हें यह अधिकार देते हैं कि उनके नाम को पार्टनर्स के रूप में रखा जा सकता है, जिससे उनके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित नहीं होते। पार्टनरशिप के और भी स्वरूप है। माइनर पार्टनर, हम लोग जानते हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य पक्षकार नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में यह प्रोविजन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, जो एक माइनर भी बेनिफिशियरी पार्टनर के रूप में पार्टनर हो सकता है, अर्थात सिर्फ लाभ लेने के लिए माइनर अधिकृत है। वो साझेदारी फर्म में हिस्सा ले सकता है, लेकिन साझेदारी के हानियों को वहन नहीं करेगा, उसमें लाभ लेने के लिए अधिकृत होगा। तो आज की बात हम इसी पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लिप में हम लोग इससे बाकी बातों का चर्चा करेंगे। नमस्कार।